नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयती मिश्रा। चलिए न्यूज ब्लास्ट में खबरों की शुरुआत करते हैं। आज तो लालकृष्ण आडवाणी बहुत खुश होंगे। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए जब वो खबर सभी के सामने लेकर वो खबर सामने आए और ऐसे में मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव पर मुहर लगाई है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी और सबसे पहले देश में इस मांग को उठाया था लालकृष्ण आडवाणी ने। लालकृष्ण आडवाणी देश के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि 1967 तक देश में एक नेशन एक चुनाव की प्रक्रिया होती थी, जिससे जो धन की मितव्ययता थी उसे बचाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे ये क्रम टूटता गया वैसे लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के साथ जनता की धन की जो उपयोगिता है उसकी महत्वता लोगों को समझ में अब आ रही है, क्योंकि लगातार चुनावों का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन आज मोदी कैबिनेट ने आडवाणी की उस सोच पर, उस दूरदृष्टि पर मुहर लगाई है। आडवाणी की सोच थी कि कई चुनावों की वजह से धन का अपव्यय होता है। पीएम मोदी ने नए चुनावी भारत की परिकल्पना को रच दिया है। ऐसे में बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के प्रमुख सदस्य लालकृष्ण आडवाणी, जब ये खबर आज उन तक पहुंची होगी कि अब जो रास्ता है वन नेशन वन इलेक्शन का वो और आसान हुआ है, तो जरूर उनके जहन में खुशी की भावना महसूस हुई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले तोहफों की नीलामी का छठा चरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो तोहफे मिले उनकी ऑनलाइन नीलामी की शुरुआत हो गई है और ये छठा संस्करण, छठा चरण उसका है। 2 अक्टूबर तक जो नीलामी है उसकी प्रक्रिया चलती रहेगी। 17 सितंबर से ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो 602 कुल तोहफे मिले उनकी नीलामी की प्रक्रिया है। अगर इसमें बात की जाए कि प्रधानमंत्री के लिए सबसे महंगा तोहफा कौन सा रहा, तो वो रहा निषाद कुमार के जूते। आपको ज्ञात होगा पेरिस पैरालंपिक में इस बार हमारे शूरवीरों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उनमें से एक निषाद कुमार, जिन्होंने देश के लिए पेरिस पैरालंपिक में रजत पदक जीता है। और निषाद कुमार के जूतों की बेस प्राइस 8.5 लाख रुपए के करीब, यानी कि अगर अनुमानित जो प्राइस है उसकी 8,25,000 रुपए बताई गई है। ये तो हुआ सबसे महंगा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया। और जो सबसे सस्ता तोहफा है वो है प्रधानमंत्री को भेंट किए गए अंगवस्त्र। भेंट में मिले अंगवस्त्रम की बेस प्राइस भी तय की गई है, जिसे 600 रुपए तय किया गया है, जिसकी अब नीलामी के छठे चरण के साथ लोगों में इस चीज का भी कंपटीशन नजर आ रहा है कि कौन सबसे पहले उन चीजों को ग्रैब करे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के करीब भी है। जयपुर एमएनआईटी का आज 18वां दीक्षांत समारोह संपन्न हो गया है। ये मौका एकदम खास रहा क्योंकि इस समारोह में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची और साथ ही राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और राजस्थान के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल बागड़े ने कहा कि यांत्रिक ज्ञान जरूरी है, छात्रों को उस पर फोकस करना चाहिए, परंतु जो नैतिक और मानवीय मूल्य है उससे भी युवाओं को जुड़े रहने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने आगे कहा कि हम सबका विकास सभी के साथ तभी हो पाएगा जब सही मायने में इसे सफलीभूत कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 की जिस संकल्पना को संजोया है उसका मूल आधार यही है कि भारत सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास की ओर आगे बढ़े। इसमें युवाओं की ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि युवाओं के लिए आज कार्यक्रम था। गोल्ड मेडल जब छात्रों को वितरित किए गए तो उनके चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। राज्यपाल ने आगे कहा कि युवाओं से अर्जित तकनीकी ज्ञान का राष्ट्र के विकास में उपयोग करने पर जोर दिया जाना चाहिए। इस दौरान राज्यपाल ने एमएनआईटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग की स्थापना की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि युवा टेक्नोक्रेट्स के लिए आने वाले समय में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत सकारात्मक डायरेक्शन में काम में लिया जा सकता है। इस दौरान राज्यपाल बागड़े ने राष्ट्र आराधना करते हुए देश और समाज की उन्नति के लिए कार्य करने, विद्यार्थियों को व्यसन मुक्त रहने, नशे की लतों से दूर रहने, अपने अंदर नैतिक गुणों का विकास किए जाने का भी आह्वान किया। कुल मिलाकर के सभी की उपस्थिति ने एमएनआईटी के दीक्षांत समारोह के इस दिन को और ज्यादा खास और खूबसूरत बनाया। बात हम कर रहे हैं जयपुर एमएनआईटी के 18वें दीक्षांत समारोह की, जो सफलतापूर्वक आज संपन्न हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य आतिथ्य में दीक्षांत समारोह की शुरुआत हुई, जिसमें कई अतिथि भी मौजूद रहे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस दीक्षांत समारोह में मौजूद रहे। सभी को अपने बीच पाकर छात्रों के चेहरे पर खुशी भी थी, क्योंकि मौका था दीक्षांत समारोह का उन सारे सालों की मेहनत के फलीभूत होने का जो उन्होंने वर्ष पर्यंत की है, और उसके बाद सम्मान के तौर पर अपनी डिग्री उन लोगों से, उन हस्तियों से पाने का जिनकी एक अलग ही पहचान है।
सीएम भजनलाल शर्मा ने भी इस दौरान समारोह को संबोधित किया। एमएनआईटी के कॉन्वोकेशन सेरेमनी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार अगले 5 वर्षों में 4 लाख पदों पर भर्ती करने जा रही है। युवाओं के लिए बम्पर तोहफे लेकर सरकार आई है और सबसे बड़ा तोहफा नौकरी का होगा, क्योंकि भर्ती के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसी के तहत युवाओं को सबसे ज्यादा अवसर देने के लिए भी कोशिशें सरकार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही युवा नीति 2024 भी लेकर आएगी और इस नीति के माध्यम से राज्य के युवाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विद्यार्थियों में दक्षता विकास के लिए राज्य सरकार स्टेट स्किल पॉलिसी भी लाने जा रही है। सीएम ने आगे कहा कि हमारी सरकार युवाओं को नए स्टार्टअप्स प्रारंभ करने, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने, युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए असीमित अवसर भी प्रदान कर रही है। इस दौरान एमएनआईटी के निदेशक प्रोफेसर एनपी पाजी ने संस्था के प्रगति प्रतिवेदन को भी सभी अतिथियों के सामने, सभी छात्रों के सामने प्रस्तुत किया। प्रोफेसर पाजी ने कहा कि संस्थान को शोध और अनुसंधान में 15 पेटेंट्स मिले हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। पाजी ने विश्वास भी दिलाया कि भविष्य में एमएनआईटी विश्व भर में एक अग्रणी संस्थान बनकर उभरेगा। पीकेसीआरसीपी से जुड़ी हुई खबर आप जान लीजिए। 2 प्रस्तावित बैराज के लिए की जा रही जमीन की जांच, क्योंकि 4 साल से पहले ही सीएम भजनलाल की सरकार इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है कि पीकेसीआरसीपी के माध्यम से सभी को राहत पहुंचानी है और जल्द से जल्द ये काम हो, इसी के लिए कोशिश। ऐसे में रामगढ़ और महलपुर, ये 2 बैराज जिनके लिए जमीन की जांच की जा रही है। रामगढ़ की अगर बात करें तो करीब 40 एमक्यूएम क्षमता का बैराज रामगढ़ में प्रस्तावित है। महलपुर में ये कैपेसिटी है 228 एमक्यूएम क्षमता, जिसके लिए बैराज का होना प्रस्तावित है। ऐसे में गलवा में प्रस्तावित पंप हाउस के लिए भी जमीन की जांच की जा रही है। कुल मिलाकर के हर बढ़ते दिन के साथ जो जांच है वो तेज हो रही है, क्योंकि ठेका कंपनी कोर सैंपल लेने की भी कार्रवाई कर रही है। जमीन में फाउंडेशन, स्ट्रेंथ और मजबूती की भी जांच होगी, लेकिन इसके अलावा जीएसआई जो है वो जमीन से ली गई मिट्टी के नमूनों की भी जांच करेगी और इससे पता लग पाएगा कि कितनी सूटेबल है और किस तरह से आगे काम होना है। 30 से 50 मीटर गहराई तक लिए जा रहे हैं मिट्टी के नमूने इस टेस्टिंग की प्रक्रिया के लिए। पीकेसीआरसीपी के लिए पहला चरण, जिसके लिए दोनों बैराज तैयार होने हैं और दोनों बैराजों की तैयारी के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो इनके लिए एक एप्रोप्रिएट लैंड का है, एक उपयुक्त जमीन का है, जिसके लिए जांच जारी है। इंडियन एक्सप्रेस में सैम पित्रोदा का एक लेख हुआ है प्रसारित, जिसमें नाम जिसको टाइटल दिया गया है व्हाट राहुल सेड इन अमेरिका। राहुल गांधी की 3 दिन की अमेरिका यात्रा को लेकर गलतफहमियां हैं। सैम पित्रोदा उन गलतियों को अपने इस लेख के माध्यम से दूर करने की कोशिश करते हैं, जिसे टाइटल दिया गया है व्हाट राहुल सेड इन अमेरिका। दरअसल भारत के हित में राहुल गांधी की हर बातचीत ही इस लेख के जरिए सैम पित्रोदा ने इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। डलास, टेक्सास, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में भाषण, नेशनल प्रेस क्लब वॉशिंगटन या फिर डीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा विभिन्न अमेरिकी नेताओं के साथ राहुल गांधी की निजी मुलाकात हो या फिर 10 अमेरिकी सांसदों के साथ राहुल गांधी की बैठक हो। कांग्रेचुनल प्रोग्रेसिव कॉकस, जिसे आसान शब्दों में सीपीसी भी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष ब्रैड शर्मन ने बैठक बुलाई। राहुल गांधी ने विदेशी मामलों में मोदी सरकार का समर्थन भी किया, लेकिन वो चीज लोगों तक पहुंचाई नहीं गई, बल्कि एक प्रोपेगेंडा के जरिए राहुल गांधी की उन बातों को जनता तक और सरकार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है जो वाकई में उनके द्वारा कही गई बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने की जैसा है। इसके साथ भारत में अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों पर राहुल गांधी ने देश से दूर जाकर अमेरिका में चर्चा की। साथ ही पीएम मोदी की यात्रा के दौरान उनके संपर्क में रहते हैं ये सांसद। अमेरिका के अखबारों में राहुल गांधी के कार्यक्रमों की सुर्खियां भी बदलती रही। सैम पित्रोदा ने अपने लेख व्हाट राहुल सेड इन अमेरिका में यह भी कहा कि इनमें सिर्फ इल्हान उमर की मौजूदगी पर भाजपा ने फोकस दिया। कांग्रेचुनल प्रोग्रेसिव कॉकस यानी कि सीपीसी के उपाध्यक्ष इल्हान उमर, जिनकी प्रोग्रेसिव ग्रोथ पर भी उन्होंने फोकस किया। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अपने लेख में राहुल गांधी के पक्ष में और भी कई बातें लिखी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर शादी के बैंड और बारात के साथ ही अब तैयारियां शुरू होने वाली है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे का रिश्ता तय हो गया है, सगाई तय हो गई है। उदयपुर की अमानत बंसल के साथ शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय की सगाई है।
अनुपम बंसल की और रुचिता बंसल की बेटी अमानत बंसल दरअसल लिबर्टी शूज कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुपम बंसल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है अमानत बंसल ने। नृत्य में खासतौर पर अमानत की दिलचस्पी है। दिल्ली में भरतनाट्यम की प्रस्तुति भी अमानत दे चुकी है और नृत्य के क्षेत्र में अमानत बंसल अपने आप में एक बड़ा नाम है। खासतौर पर जब क्लासिकल नृत्य की बात की जाती है तो ऐसे में जब कार्तिकेय और अमानत की बात चली तब एक दूसरे को क्योंकि लंबे समय से अमानत और कार्तिकेय जानते हैं, खुद शिवराज सिंह चौहान ने अपनी घर की खुशखबरी को सोशल मीडिया पर लोगों के साथ शेयर किया और साथ ही रिश्ता तय होने की जानकारी भी दी। अब 17 अक्टूबर को कार्तिकेय, जो कि शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे हैं, उनकी और उदयपुर के एक बिजनेसमैन अमानत बंसल की सगाई होगी। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीपी की बात कर लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की बैठक बीजीपी के साथ हुई। इस बैठक में बांग्लादेश को 200 एकड़ जमीन लौटाने पर भी फैसला किया गया। दरअसल नदी के कटाव के कारण भारत में चली गई थी 200 एकड़ जमीन और इसी तरह बांग्लादेश में चली गई भारत की 40 एकड़ जमीन। ये कटाव की वजह से आदान प्रदान हुआ, जिसमें भारत की 40 एकड़ जमीन बांग्लादेश चली गई, तो वहीं बांग्लादेश की 200 एकड़ जमीन नदी के कटाव की वजह से भारत में चली गई। ऐसे में विवादित जमीन का सर्वे करवाने और विवादित जमीन को पुनः उसी जगह पर लौटाने जिससे वो बिलोंग करती है, इस पर फैसला हुआ है। दौलतपुर उपजिला के चालीसपुर क्षेत्र की विवादित जमीन का ये मामला है। पद्मा नदी के मार्ग बदलने से विवादों में इस क्षेत्र की जमीन भी रही है, लेकिन बीजेपी और बीएसएफ की बैठक में बीजेपी और बीएसएफ की इस बैठक में कुछ तो निष्कर्ष इस समस्या को लेकर निकलने की उम्मीद की जा रही है। एक दागी अफसर पर 3 मंत्री मेहरबान, आखिर क्यों, ये जान लेते हैं इस खबर के जरिए। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी के आरोपी को क्लीन चिट। निलंबित एक्सीएन की चार्जशीट को जलदाय मंत्री ने ड्रॉप करवा दिया है। ऐसे में तत्कालीन एक्सीएन भगवान दास गालव को किया गया था सस्पेंड। खुद जलदाय मंत्री के द्वारा इस मामले की जांच करवाई गई तो गालव इसमें दोषी पाए गए थे, लेकिन इसके बाद एक कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री ने जोर लगाया, गालव को बेदाग कराने पर जोर लगाया। कैबिनेट मंत्री के क्षेत्र में काम में गड़बड़ी भी अभियंता में की और ऐसे में राज्य मंत्री के क्षेत्र के क्योंकि गालव बताए जा रहे हैं, इस वजह से ये फेवर की बात सामने आई है। सूत्रों के अनुसार ब्रज क्षेत्र के राज्य मंत्री आकर बैठ गए जलदाय मंत्री के पास और फिर जलदाय मंत्री को क्लीन चिट देनी पड़ी गालव को। अब विभाग से तो रिटायर हो गए हैं एक्सीएन, लेकिन एक्सीएन ने दिखा दिया है इस पूरे सिस्टम को ठेंगा भी। अगली खबर नहीं बल्कि एक सवाल है कि आखिर क्या हो रहा है जलदाय विभाग में। जंगल में बिछा दी गई करोड़ों की पाइपलाइन, और ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि जंगली क्षेत्र जहां पर करोड़ों की पाइपलाइन बिछाई गई है। निलंबित एक्सीएन को मिली थी चार्जशीट, जलदाय मंत्री ने प्रकरण को ही ड्रॉप करवा दिया, जिससे जुड़ी हुई अभी खबर आपको बताई। और ऐसे में दूदू में एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जहां पर ये पाइप बिछाया गया, जहां आबादी ही नहीं है, जहां पाइप बिछाया गया वहां उपभोक्ता ही नहीं है। और ये सवाल इसलिए कि जहां लोग ही नहीं है वहां उपभोक्ता ही नहीं है, तो इस पाइपलाइन का उपभोग कौन करेगा। अब कई जगह पाइपलाइन सड़क पर उखड़कर बाहर आ गई है। महज 9 इंच की गहराई पर ही इस पाइपलाइन को डाल दिया गया, जो कि साफ तौर पर ये बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कागजों में काम होना हुआ दिखाने के लिए, इस काम को रफा दफा करने के लिए जल्दबाजी में घास काट दी गई। इस जांच के बाद दोषी पाए जाने पर एक्सीएन भगवान दास गालव को सस्पेंड किया गया, लेकिन रिटायरमेंट से पहले मंत्री ने चार्जशीट को ड्रॉप करा दिया, जिसके बाद जलदाय विभाग की गड़बड़ी सभी के सामने उजागर हुई है।